नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस ने साधा अमित शाह पर निशाना, पूछा सरकार कब तक चीन को भारतीय सीमा से बाहर करेगी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन भूटान समझौते पर राहुल का तंज, बोले मित्रों को खोना ही मोदी सरकार की विदेश नीति। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि CWC मीटिंग, 3 काले कानून से सोनिया गांधी ने शुरू किया संबोधन, बोली लखीमपुर में बीजेपी की मानसिकता उजागर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। कांग्रेस ने साधा अमित शाह पर निशाना, पूछा सरकार कब तक चीन को भारतीय सीमा से बाहर करेगी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने कथित तौर पर सीमा क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और उनसे सवाल किया कि सरकार कब तक चीन को भारतीय क्षेत्र से बाहर करेगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से छाती ठोकने के बजाय शाह को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा खतरों का जायजा लेना चाहिए, क्योंकि वो इन मोर्चों पर विफल रहे हैं। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 साल पहले भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की कार्रवाई ने विश्व को कड़ा संदेश दिया कि कोई भी देश की सीमा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन्होंने इस स्ट्राइक की सराहना करते हुए इसे देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चीन भूटान समझौते पर राहुल का तंज, बोले मित्रों को खोना ही मोदी सरकार की विदेश नीति। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए बनी सहमति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मित्रों को खोना ही इस सरकार की विदेश नीति है। उन्होंने भूटान और चीन के बीच बनी सहमति संबंधी एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, भारत सरकार की विदेश नीति, मित्रों को कैसे खोना है और किसी पर कोई प्रभाव नहीं डालना है। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार चीनी घुसपैठ को लेकर भी कहती आ रही है कि न तो कोई वहां आया और न ही कोई गया, लेकिन फिर भी चीन से लगातार बातचीत की जा रही है। उनका कहना है कि चीन को लेकर सरकार लगातार गफलत की स्थिति पैदा कर रही है। लोगों को पता होना चाहिए कि वास्तविक स्थिति LAC पर क्या है। लोगों को सरकार से यह जानने का अधिकार है कि लद्दाख में चीन ने कितने इलाके में घुसपैठ की। भूटान ने बृहस्पतिवार को घोषणा की थी कि उसने चीन के साथ काफी समय से लंबित सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सहमति व्यक्त की है। भूटान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 3 चरणों के खाके से संबंधित MOU से सीमा वार्ता को गति मिलेगी। इसमें कहा गया कि यह उम्मीद की जाती है कि यह खाका अच्छी भावना, समझ और समावेशी भाव से लागू किया जाएगा। यह सीमा वार्ता को दोनों पक्षों को स्वीकार्य सफल निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। CWC मीटिंग, 3 काले कानून से सोनिया गांधी ने शुरू किया संबोधन, बोली लखीमपुर में बीजेपी की मानसिकता उजागर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस में संगठन चुनावों की चर्चा के बीच आज पार्टी के शीर्ष निकाय कांग्रेस कार्य समिति CWC की मीटिंग शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के पुनरुद्धार के लिए नेताओं के बीच अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर जोर दिया है। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में किसान आंदोलन की चर्चा करते हुए तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को काला कानून बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुई बर्बरता ने बीजेपी की मानसिकता उजागर कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हम किसानों और किसान संगठनों द्वारा जारी आंदोलन की पृष्ठभूमि में मिल रहे हैं। संसद के माध्यम से 3 काले कानून को पास हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया है। हमने उन्हें विधायी जांच के अधीन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार उन्हें पारित कराने पर तुली हुई थी ताकि कुछ निजी कंपनियों को फायदा हो सके। सोनिया गांधी ने कहा, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने तुरंत अपना विरोध शुरू कर दिया और तब से अब तक बहुत कुछ झेला है। लखीमपुर खीरी की चौंकाने वाली घटना भाजपा की मानसिकता को उजागर करती है कि वो कैसे किसानों को धोखा देती है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चिंताजनक बताते हुए कहा कि आर्थिक सुधार के नाम पर मोदी सरकार के पास एक ही विकल्प बचा है, बेचो, बेचो और बेचो। उन्होंने कहा कि दशकों से बड़े प्रयास से निर्मित राष्ट्रीय संपत्तियों को मोदी सरकार में बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा, सार्वजनिक क्षेत्र के न केवल रणनीतिक और आर्थिक उद्देश्य हैं, बल्कि इसके सामाजिक लक्ष्य भी हैं। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सशक्तिकरण और पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना भी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है, लेकिन यह सब मोदी सरकार के बेचो, बेचो, बीचों के सिंगल पॉइंट एजेंडे से खतरे में है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 26 अक्टूबर का यूपी के इस मंदिर में मत्था टेकेंगी प्रियंका गांधी, चाहेंगी छोटे सरकार पर चादर। जी हाँ दोस्तों, बदायूं में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा प्रतिज्ञा यात्रा लेकर 26 अक्टूबर को जिले में आ रही हैं। अभी तक जो प्रारंभिक कार्यक्रम तय हुआ है उसके मुताबिक वो शक्तिपीठ नगला मंदिर में मत्था टेकेंगी और छोटे सरकार की दरगाह पर चादर चढ़ाएंगी। कांग्रेस की केंद्रीय सुरक्षा टीम ने उनके दौरे को लेकर तय किए गए रूटों और आयोजन स्थलों का जायजा लिया।
टीम की रिपोर्ट के आधार पर कुछ कार्यक्रम में बदलाव भी किए जा सकते हैं। जिले में पहली बार प्रियंका गांधी वारा का कार्यक्रम तय होने से पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक में उत्साह दिखाई दे रहा है। जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है। जिलाध्यक्ष के अनुसार अभी तक तय हुए कार्यक्रम में वो दातागंज में जनसभा करने के अलावा किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानेंगी। सदर विधानसभा क्षेत्र में नगला मंदिर और छोटे सरकार की दरगाह पर जाने का कार्यक्रम तय हुआ है। बिलसी विधानसभा क्षेत्र के कस्बा उझानी में भी जनसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रीय महासचिव के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय सुरक्षा टीम ने बीते गुरुवार को प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया है। टीम की संस्तुति पर ही फाइनल कार्यक्रम तय किया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने बताया कि बरेली से आंवला होते हुए जिले की सीमा में प्रवेश करने पर भव्य स्वागत होगा। इसके अलावा दातागंज से लेकर बदायूं और उझानी तक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के नहले पे दहला मारने की अखिलेश की तैयारी, अपने बागी विधायक को वॉक ओवर भी नहीं देगी सपा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 18 अक्टूबर का दिन काफी अहम होने वाला है। बीजेपी एक तरफ जहां सपा के बागी विधायक और पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल के बेटे को डिप्टी स्पीकर बनाने का दांव खेलने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी के नहले पे दहला मारने की तैयारी कर ली है। सपा सूत्रों की माने तो सपा नितिन अग्रवाल के सामने पिछड़े वर्ग के किसी विधायक को चुनावी मैदान में उतार सकती है। मतलब साफ है कि सपा अपने बागी विधायक को भी वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। इसके लिए फौरी तौर पर नरेंद्र वर्मा का नाम सामने आ रहा है, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं और 4 बार से विधायक भी हैं। विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव 18 अक्टूबर को होना है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों की माने तो 16 अक्टूबर को सपा विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा। हालांकि यूपी में यह परिपाटी रही है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का ही होगा, लेकिन 4.5 सालों में योगी सरकार में यह पद खाली ही रहा। अब जाकर चुनावी मौसम में योगी सरकार को इसकी याद आई है। दरअसल बीजेपी नरेश अग्रवाल को स्पीकर बनाकर एक तीर से कई निशाना साध रही है। बीजेपी को लगता है कि इससे नरेश अग्रवाल की नाराजगी भी दूर हो जाएगी और हरदोई सादर सीट पर एक जिताऊ उम्मीदवार भी मिल जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार उपचुनाव, कांग्रेस ने नियुक्त किए 2 पर्यवेक्षक, यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार में 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर हो रहे उपचुनाव के लिए अपने 2 पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपालन द्वारा जारी सूची के मुताबिक पार्टी ने अपनी पूर्व सांसद रंजीत रंजन को आरक्षित सीट कुशेश्वर स्थान के लिए पर्यवेक्षक बनाया है, जबकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव चंदन यादव को तारापुर सौंपा गया है। दोनों सीटों पर कांग्रेस कड़ी मेहनत कर रही है। उसका जदयू और राजद के साथ त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं चंदन यादव को तारापुर की कमान सौंपने के इस कदम से कांग्रेस यादव वोट में सेंध लगाने के प्रयास में है। वहीं राजद ने अपने पुराने सहयोगी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। यहाँ जदयू के विधायक के निधन से खाली हुई सीट पर दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। पंजाब की रहने वाली रंजीत रंजन बिहार में अच्छी तरह से जानी जाती हैं। उन्होंने बिहार के जाने माने नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से शादी की है, जो कई बार सांसद रह चुके हैं। साथ ही रंजीत रंजन ने 2004 में सहरसा से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उनके पति पप्पू यादव, जो 3 दशक पुराने मामले में सलाखों के पीछे रहने के बाद हाल ही में जेल से रिहा हुए थे, जन अधिकार पार्टी जेएपी के प्रमुख हैं, जो सड़कों पर सक्रिय है, लेकिन अभी तक चुनावी सफलता का स्वाद नहीं चखा है। वहीं चंदन यादव खगड़िया जिले के रहने वाले हैं, जो मुंगेर से सटा हुआ है, जिसके अंतर्गत यादवों की एक बड़ी आबादी वाला एक अन्य निर्वाचन क्षेत्र तारापुर आता है। चंदन के जरिए कांग्रेस यादव वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी, ये देखना बाकी है। पार्टी ने इस सीट से सवर्ण नेता राजेश मिश्रा को मैदान में उतारा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने किया कमेटियों का ऐलान, इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटियों का ऐलान किया है। दलित नेता पीएल पुनिया को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सलमान खुर्शीद को घोषणा पत्र समिति, राजेश मिश्रा को रणनीति समिति, प्रमोद कृष्णम को चार्जशीट कमेटी और निर्मल खत्री को समन्वय समिति का प्रमुख बनाया गया है। चुनाव प्रचार समिति में राज बब्बर, प्रमोद तिवारी, आरपीएन सिंह, अजय राय, इमरान मसूद, अजय कपूर और इमरान प्रतापगढ़ी सहित 20 नेता शामिल हैं। इलेक्शन स्ट्रेटजी और प्लानिंग कमेटी में 15 नेता शामिल हैं। वहीं इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी 15 नेताओं के नाम हैं। इसी तरह चार्जशीट कमेटी में भी 15 और इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी में 11 नेताओं के नाम हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। CWC की बैठक में G23 को सोनिया गांधी का जवाब, मैं ही हूँ कांग्रेस की फुल टाइम प्रेसिडेंट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस में घमासान के बीच आज सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक हुई। संगठन में बदलाव की मांग कर रहे कांग्रेस के उन बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए G23 को सोनिया गांधी ने यह कहकर जवाब दे दिया कि कांग्रेस की परमानेंट अध्यक्ष वही हैं।
सोनिया गांधी ने कहा कि वो ही पार्टी की स्थायी अध्यक्ष हैं और उनसे बात करने के लिए मीडिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष और संगठन में चुनाव के मद्देनजर हो रही इस बैठक में सोनिया गांधी ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा कि कांग्रेस का हर सदस्य चाहता है कि पार्टी का पुनरुद्धार हो, लेकिन इसके लिए एकता और पार्टी के हितों को सर्वोच्च रखने की जरूरत है। उन्होंने पार्टी नेताओं को आत्मनियंत्रण और अनुशासन का ख्याल रखने को भी कहा। बागी नेताओं के समूह G23 गुट पर परोक्ष निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि मैं एक पूर्णकालिक और व्यवहारिक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। मैंने हमेशा स्पष्टता की सराहना की है। मीडिया के माध्यम से मुझसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए हम सभी ईमानदार चर्चा करें। संगठनात्मक चुनावों और अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि हमने 30 जून तक नियमित कांग्रेस प्रमुख के चुनाव के लिए रोडमैप को अंतिम रूप दिया था, मगर कोरोना की दूसरी लहर के कारण समय सीमा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई। आज हमेशा के लिए स्पष्टता लाने का अवसर है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगामी विधानसभा चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा, हमारे सामने कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर हम एकजुट रहते एवं अनुशासित रहते हैं और सिर्फ पार्टी के हित पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम अच्छा करेंगे। वहीं लखीमपुर खीरी कांड पर बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी की चौंकाने वाली घटनाएं हाल ही में भाजपा की मानसिकता को दिखाती है कि वो किस तरह किसान आंदोलन को देखती है। ये दिखाती है कि भाजपा किसानों द्वारा अपने जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए इस दृढ़ संघर्ष से कैसे निपट रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। BSF पर राजनीति। पाकिस्तान बॉर्डर से बोले, पंजाब के डिप्टी सीएम राज्य में बनाई जा रही इमरजेंसी जैसी स्थिति बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, पंजाब के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कल रात अमृतसर के अजनाला इलाके का दौरा किया, जो पाकिस्तान की सीमा से सटा है। उन्होंने कहा कि BSF को सीमा पर ही रखा जाना चाहिए और बाकी इलाकों की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब पुलिस के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रंधावा ने कहा कि लोगों को डर है कि BSF के जवान अचानक से उनके घरों में घुस जाएंगे, गांवों की घेराबंदी करेंगे और तलाशी लेंगे। यदि BSF गांवों में प्रवेश करती है, तलाशी लेती है, मामले दर्ज करती है या स्टेशन स्थापित करती है, तो यह देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने का प्रयास होगा, ऐसा लोगों को लगता है। चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने यूपी में किया इलेक्शन और कैंपेन कमेटी का गठन, इन दिग्गज नेताओं को मिली जगह। जी हां दोस्तों, यूपी में चुनावी ऐलान से पहले कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन और मैनिफेस्टो सहित कई कमेटियों का गठन किया है। पार्टी की ओर से गठित की गई कमेटी में PL पूनिया, सलमान खुर्शीद, राज बब्बर सहित कई दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस ने कुल 5 कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश के बाद निम्न कमेटी का गठन किया जा रहा है। कांग्रेस ने इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन PL पूनिया को बनाया है। वहीं प्रदीप जैन आदित्य को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा की घटना पर बोली कांग्रेस, हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं, जांच करवाना सरकार की जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, हरियाणा में किसानों के एक प्रदर्शन स्थल के पास एक शव मिलने की घटना पर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि हिंसा के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं है। देश के मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस घटना की जांच करवाए और मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर एक युवक की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर चल रहे धरना के स्थल की मुख्य स्टेज के पीछे बैरिकेड पर एक व्यक्ति का शव बंधा मिला है। उसकी नृशंस तरीके से पिटाई करने के साथ ही दाहिना हाथ काटकर मारा गया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कुछ निहंगों को देखा जा सकता है जो जमीन पर पड़े युवक के पीछे खड़े हैं और युवक का कटा हाथ वहीं पड़ा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हमने यह वीडियो सोशल मीडिया पर देखा है। देश में हिंसा के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है। पवन खेड़ा ने कहा, देश में कानून के अनुसार शासन होना चाहिए। इस मामले की तह तक जाना, इसकी जांच करवाना और कानून के अनुसार कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। एक अन्य कांग्रेस नेता सलमान अनीस सोज ने इसे लेकर कहा कि सिंघू बॉर्डर पर हुई निर्मम हत्या बेहद चौंकाने वाली और निंदनीय है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के बाद वाराणसी पहुंची डिम्पल यादव, यूपी में सरकार बनाने का किया दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी एवं पूर्व सांसद डिम्पल यादव मिर्जापुर के विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद अपने 1 दिवसीय दौरे को लेकर वाराणसी पहुंची। मां विंध्यवासिनी में दर्शन पूजन करने के बाद डिम्पल यहां पहुंची। डिम्पल यादव ने इस दौरान यूपी में इस बार सपा की सरकार आने का दावा किया। जानकारी के मुताबिक डिम्पल यादव कचहरी स्थित एक मिठाई दुकान में जाकर मिठाई का स्वाद चखा। इस दौरान उन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। डिम्पल यादव ने भी सभी का अभिवादन हाथ जोड़कर किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए डिम्पल यादव ने बनारस के लोगों को दशहरा की बधाई दी। डिम्पल यादव ने कहा कि माता का आशीर्वाद लेकर यहां आए हैं। बता दें कि पिछले दिनों प्रियंका गांधी वाराणसी दौरे पर आई थी।
मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा सार्थक होगी। यूपी में एक नई सरकार बनेगी जो इस प्रदेश का भविष्य संवारने का काम करेगी। वहीं डिम्पल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये किसी को भी आतंकवादी बना देते हैं। ये इनकी सोच और मानसिकता को दर्शाता है। इन्होंने किसान भाइयों को भी आतंकवादी बना दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनसीपी करेगी सपा का समर्थन, शरद पवार का ऐलान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला के लिए अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सपा का समर्थन करेगी। पवार ने यह भी कहा कि राकांपा उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो यह पार्टी सपा से परामर्श करेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में हाल ही में 4 किसानों की हत्या के संदर्भ में पवार ने कहा कि पहले दिन से ही भाजपा ने यह रुख अपनाया हुआ है कि किसानों की हत्या में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त नहीं कर सकते। लखीमपुर खीरी की घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करने वाले राकांपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी के सदस्यों ने हिंसा के पहले दिन लखीमपुर खीरी का दौरा किया था। पवार ने कहा, वहां हमारा प्रभाव सीमित है, लेकिन हम फिर भी लखीमपुर गए। अगर उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना है तो जो पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती है उसे समर्थन देने की जरूरत है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आर्यन खान की गिरफ्तारी और एनसीबी की जांच, लखीमपुर खीरी से ध्यान हटाने का शानदार प्रयास कपिल सिब्बल का। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने आजकल अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी और एनसीबी द्वारा इस मामले में की जा रही जांच पर टिप्पणी की। कपिल सिब्बल ने किया, आर्यन खान के मामले में एनसीबी की जांच एक नई कानूनी प्रणाली है जिसमें आरोपी निर्दोष साबित होने तक दोषी है, जबकि न तो उसके पास से ड्रग्स बरामद हुई है और न ही उसके सेवन करने का कोई सबूत है। उन्होंने किया यह लखीमपुर खीरी और आशीष मिश्रा के मामले से ध्यान हटाने का शानदार प्रयास है। गौरतलब है कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर को एनसीबी द्वारा मुंबई से गोवा जाने वाले एक क्रूज से हिरासत में लिया गया था। आर्यन खान की जमानत याचिका को कोर्ट ने अब तक मंजूरी नहीं दी है। कल की सुनवाई में भी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 20 अक्टूबर को अगली डेट दी है। आर्यन खान अभी आर्थर रोड जेल में है। रेव पार्टी के दौरान जब आर्यन खान को हिरासत में लिया गया तो उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं किया गया था। कपिल सिब्बल ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने इंडेक्स का आंकड़ा शेयर किया और 2020 से 2021 की स्थिति की तुलना की, जिसमें भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है। भारत 2021 के आंकड़े में 101 स्थान पर है, जबकि 2020 में 94वां स्थान प्राप्त था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राउत का तंज, संघ प्रमुख की बात का महत्व। पीएम ने तो कहा था नोटबंदी से यह सब खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 96वें स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मोहन भागवत कुछ बोलते हैं तो उनकी बात का महत्व है। वो कहते हैं कि ड्रग्स का पैसा देश विरोधी गतिविधियों में प्रयोग किया जा रहा है, तो देश में सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा है। संजय राउत ने आगे कहा कि नोटबंदी के समय पीएम मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवादियों और ड्रग्स माफियाओं को झटका लगेगा, उनके पास पैसा नहीं बचेगा, और आज मोहन भागवत कहते हैं कि ड्रग्स का पैसा देश के खिलाफ प्रयोग हो रहा है, तो इसका महत्व है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, भुखमरी सूचकांक पर सरकार को घेरा, कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की खराब रैंक पर उन्होंने निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने ट्वीट करते हुए बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि भारत की भुखमरी की खबरें विश्व सुर्खियां बनने लगी हैं। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या यही भाजपा सरकार की उपलब्धि है। बता दें कि अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज की खबर को ट्वीट करते हुए अपनी बात कही। गौरतलब है कि भारत 116 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI 2021 में फिसलकर 101 स्थान पर आ गया है। इस मामले में वो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हो गया है। साल 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाली वैश्विक भुखमरी सूचकांक की वेबसाइट पर गुरुवार को बताया गया कि चीन, ब्राजील और कुवैत सहित 18 देशों ने 5 से कम के GHI स्कोर के साथ शीर्ष स्थान साझा किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दशहरा पर वायरल हुआ राजद कांग्रेस का ट्वीट, जानिए ऐसा क्या लिखा। जी हाँ दोस्तों, आज विजयदशमी की धूम पूरे देश में है। हर कोई इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। वहीं तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने दशहरा पर देशवासियों को बधाई दी है, लेकिन दशहरा के मौके पर राजद और कांग्रेस का बधाई देने वाला ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
राजद ने ट्वीट कर लिखा, आइए 16 वर्षों से नीतीश भाजपा सरकार के कुकर्मों से राज्य में व्याप्त महंगाई, अपराध, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि व्यवस्था, घोटाले, अफसरशाही, भ्रष्टाचार और बलात्कार जैसी रावण रूपी बुराई का वध करने का संकल्प लें। विजयदशमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राजद ने ट्वीट में एक फोटो भी शेयर की है जिसमें रावण को एनडीए बताया गया है और उसके 10 सिरों को अपराध, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, घोटाला, बलात्कार, बर्बाद शिक्षा आदि के रूप में दिखाया है, जबकि भगवान राम को रावण का वध करते दिखाया गया है, जिस पर एनडीए लिखा है। फोटो में तेजस्वी यादव जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं।